अपना स्वार्थ है और वो सिर्फ पैसों को लेकर। ठीक है, मैं कुछ बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, उसके बाद सवालों का सिलसिला आपके साथ जारी रखूंगा, क्योंकि आपके जरिए कोर्ट की कार्रवाई के बारे में भी लोगों को साफ पता चलेगा और मामला भी समझ में आएगा। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन किया जा रहा है। सीबीआई ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये कल गिरफ्तारियां हुई हैं। पटना एम्स से 3 और एक और छात्रा इस सिलसिले में गिरफ्तार हुई है। 3rd ईयर के 2 छात्र हैं, एक 2nd ईयर का छात्र है और एक और छात्रा इस मामले में गिरफ्त में आई है। तो ये 4 लोगों को जो सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, ये किस तरीके से इस मामले में एक बड़ा सुराग दे सकते हैं, बड़ा इस मामले को हल करने की तरफ संकेत दे सकते हैं, ये ज़रूर आगे देखना होगा। विनीत जिंदल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन अगली बड़ी ब्रेकिंग को भी हम इस वक्त देख लेते हैं। नीट पेपर धांधली मामले में सीबीआई का एक्शन तेज। रांची से मेडिकल स्टूडेंट को हिरासत में लिया। जी हाँ, उसी छात्रा की हम बात कर रहे हैं। इस छात्रा पर एमबीबीएस के सॉल्वर गैंग से जुड़े होने का शक है। सीबीआई ने छात्रा का मोबाइल, लैपटॉप जब्त कर लिया है। तो सीबीआई लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले में। जहां पर ये ऑर्गेनाइज क्राइम की बात कही जा रही है, मेडिकल सिस्टम को इस धांधली के जरिए नष्ट करने की कोशिश की बात कही जा रही है, वह सीबीआई भी लगातार काम कर रही है। मुखिया जो है इस पूरे कांड का, जिसका नाम ही संजीव मुखिया है, वो अभी तक पुलिस सीबीआई की गिरफ्त से बाहर है। देर सवेर आ ही जाएगा, लेकिन बाकी जो लोग हैं, बाकी सिरे हैं, उन्हें ज़रूर खंगाला जा रहा है और पकड़ा जा रहा है। विनीत जिंदल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनीत जी, पिछली बार जब सुनवाई हुई थी, इससे पहले, तब एफिडेविट दिए गए थे एनटीए की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, और सबसे आखिरी में उसी दिन सीबीआई ने एफिडेविट दिया था। अब जो सुनवाई हो रही है उसमें सीबीआई की इन कार्रवाइयों का शायद जिक्र ना हो सकता है इन अरेस्ट के बारे में सीबीआई कोर्ट को अपडेट करे। तो अगर कोर्ट को अपडेट करती है तो कोर्ट की वो चीज़ यहाँ फुलफिल होती है जहाँ कोर्ट ने ये कहा था कि अगर हमें बड़ा सबूत मिलता दिखता है तो हम बड़ा और कड़ा कदम उठा सकते हैं। अब 4 लोग, जिसमें से 3 तो एमबीबीएस के 2nd ईयर, 3rd ईयर और 2nd ईयर के छात्र हैं, एक और छात्रा है, इन 4 का अरेस्ट होना और कितना ज़्यादा इसमें देखा जाएगा कि बाकी लोगों के साथ अब ये भी मिले हुए हैं, तो और क्या होगा? क्या ये वाकई रद्द करने की तरफ एक सुप्रीम कोर्ट को सबूत मिलते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए, मैं शुरू से ये मानता रहा हूँ, कहता भी रहा हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि एनटीए के जवाब से इतना ज्यादा इस पूरे मामले के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन सीबीआई जो भी कार्रवाई करेगी उसका इस पूरे मामले के पेपर करार, ये पहला वाला पेपर ही एग्जिस्टिंग रहेगा या शेड्यूल होगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जितनी जल्दी सीबीआई कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, जितने ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी होगी और सबूत जब सामने आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो सवाल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया है, जो उन्होंने बड़ा ओपनली कहा भी है कि अगर इस पेपर का कोई भी बेनिफिशियरी बहुत बड़े स्केल पर है तो बिल्कुल इस पेपर को रद्द किया जाएगा और रीशेड्यूलिंग के लिए बोला जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं भी सीबीआई के पास ऐसे सबूत आते हैं, चाहे वो गिरफ्तारी से सबूत को हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन अगर ऐसे सबूत आते हैं तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये पेपर रीटेस्ट जरूर। विनीत जी, एक सवाल और यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान इस सवाल को भी पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा था कि जो 67 स्टूडेंट जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 मार्क हासिल किए हैं, उनके बारे में क्या जानकारी एनटीए दे सकता है। अब मैं थोड़ा सा इतिहास भी यहाँ पर अपने दर्शकों के सामने रख देता हूँ। 2019 से अगर देखा जाए तो 2019 के टेस्ट में किसी को भी फुल मार्क्स हासिल नहीं हुए थे। 2020 में 720 आउट ऑफ 720 2 बच्चों के थे, 2021 में 3 बच्चों के थे, 2022 में किसी के नहीं थे, 2023 में केवल 2 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 थे और 2024 में 67 हो जाते हैं। ये एक आश्चर्यजनक जंप है। ये क्या इशारा नहीं करता कि सब कुछ सामान्य नहीं है? देखिए, आपने बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल उठाया और एक क्वेश्चन पूछा गया था और एनटीए ने इसका जवाब दिया था। सॉलिसिटर जनरल ने भी इसका जवाब दिया था कि पूरा जो पेपर का जो शेड्यूलिंग था या पेपर को जो फॉर्मेट था उसको चेंज किया गया
और उसके बाद ग्रेस मार्क भी मिले, जिसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल पूछा कि मुझे ये बताइए कि ऐसे बच्चे जिनको पूरे मार्क्स दिए गए हैं, उन बच्चों का सेंटर कहाँ था, वो किस स्टेट से बिलोंग करते, जिसके ऊपर एक डिटेल दिया गया, लेकिन डिटेल से सर्वोच्च न्यायालय संतुष्ट नहीं था। और उसके बाद ही ये डायरेक्शन दिया गया कि आप जितनी भी डिटेल है अभ्यर्थियों की, वो सभी आप अपनी साइट पे बिना डिस्क्लोजर के स्टेट वाइज और सेंटर वाइज डिस्क्लोज करेंगे, जिससे किसी के भी मन में ये शक व शुबा ना रहे कि भाई किसी तरीके की अगर गड़बड़ी हुई है तो उसको छुपाया गया, उसको डिस्क्लोजर नहीं दिया गया। एनटीए के ऊपर कल बहुत बड़ा सवाल इसी मामले पे उठा था कि आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने बच्चों ने सेंटर चेंज करने का एप्लीकेशन दिया, क्योंकि एप्लीकेशन देने के बाद या फिर कोई बच्चा फॉर्म भरने के बाद सेंटर चेंज करने का प्रोसेस शेड्यूल करता है, तो उसके पास उसको लेकर एनटीए के पास कोई जानकारी नहीं थी। तो इस बात को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल कल खड़ा हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अगर बच्चा अपना सेंटर चेंज कर रहा है, उसको बताने के बारे में जब सवाल पूछा गया तो एनटीए का कोई जवाब नहीं था। तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं इस पूरे मामले में, और मुझे लगता है कि बात अभी जैसे संजीव मुखिया की आपने बात की, मुझे लगता है कि सिर्फ एक ये शख्स नहीं है, ऐसे संजीव मुखिया और बहुत सारे होंगे जो इस पूरे मामले में लेकिन कहीं ना कहीं के सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जब इन्वेस्टिगेशन चलते हुए लोगों को पकड़ा जाएगा, सबूत सामने आएंगे, तभी सारा मामला जो है वो खुल के सबको बात आपकी इसलिए भी सही है कि डिजिटल दौर के इस समय में ये चीज़ें कैसे पता नहीं चल पा रही हैं कि कितने बच्चों ने सेंटर चेंज किया, क्या उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। अब मैं आपसे कानूनी भाषा में यहाँ पर बात करना चाहूँगा थोड़ी सी, जो कि हमारे दर्शक समझें। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें पाता है कि धांधली हुई है, इसमें पाता है कि इस तरीके से लोग इन्वॉल्व रहे हैं, शामिल रहे हैं, तो परीक्षा रद्द करना, नए सिरे से कराना, ये तो एक बात समझ में आ जाती है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन उन लोगों को सज़ा क्या दी जा सकती है, कि क्या हो सकती है उनकी सज़ा, कानून की किताबों में क्या लिखा हुआ है विनीत जिंदल जी? देखिए, अभी जो एफआईआर दर्ज हुई है वो सारी आईपीसी और बीएनएस में हुई, लेकिन नया कानून बना है, अभी तक उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कोई नई एफआईआर इस पूरे मामले में अभी तक दर्ज नहीं है जो मेरे संज्ञान में। तो मुझे लगता है कि जो 420 471 की हम बात करें, या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम की अगर कोई जो अभी तक नहीं लगाया गया, मैं तो मानता हूं कि ऐसे मामलों में यूएपीए या एनएसए लगाना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम है, पूरे देश की हेल्थ सिस्टम से खेलने वाली बात ये है, लोगों की जान को आगे जाकर खतरे में डालने वाली बात है। तो ये सब चीजें हैं, और अगर हम 420 471 की बात करें तो 10 साल तक की सजा का 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान अलग-अलग सेक्शंस में दिया गया है। इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक कानून नहीं था जिसके वजह से ही जो सेंटर है उन्होंने नया जो कानून नकल विरोधी जो कानून है नया जो लागू किया है। अब आगे जो भी कार्रवाई अगर कोई नई एफआईआर होगी जरूर उसी मामले के अंदर, जिसके अंदर प्रॉपर्टी जब्त करने को लेकर या कहें हम 10 साल उम्र कैद तक की सजा का भी प्रावधान उसमें रखा है। विनीत जिंदल जी, इससे पहले भी पुराने सालों में भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते रहते थे। आप भी जब युवा रहे होंगे तो आपको भी पता होगा, तब एनटीए नाम की कोई संस्था नहीं थी, लेकिन एनटीए ने इस साल एक के बाद एक कई एग्ज़ाम को लेकर जो अपने ऊपर दाग लगाया है, जो डाउट क्रिएट किया है, क्या एनटीए को रीऑर्गेनाइज करने या इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने का आदेश आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दे सकता है? और अगर दे सकता है तो शायद अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाएगी कि अभी जो हालत हैं वो किसके जरिए हुई, उनके ऊपर क्या कदम उठाया जाए? नहीं, बिल्कुल, मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही पिछली बार भी ये बात बोली थी कि मुझे लगता है कि होना चाहिए, एनटीए का एक प्रॉपर और ओवरऑल असेसमेंट होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है कि वहां पे बैठे हुए लोग जिनकी जिम्मेदारी इतने बड़े एग्जाम को कराने की, और बहुत से एग्जाम कराए जा रहे हैं, अगर इतनी बड़ी गलती नीट जैसे एग्जाम में कर रहे हैं, या फिर चाहे जानबूझ के की गई हो या अनजाने में की गई हो, जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उन लोगों के ऊपर जरूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ओवरऑल एक कहीं के पारदर्शिता की जरूरत है, साथ साथ किस तरीके के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं पूरे तरीके से मुझे लगता है कि एक कमेटी को जरूर गठित करना चाहिए, या कोई ऑर्डर स्पेसिफिक आना चाहिए कि अमूलचूल परिवर्तन जो है एनटीए के अंदर लाया जाए।
सरकार ने पेपर लीक मामलों पर अगर रोक लगाने के लिए अभी जो स्थिति है, एक नए कानून को भी लागू किया है जिसमें कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो 10 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। आपको लगता है ये चीज़ें डेटरेंट हो पाएंगी या फिर जो इस तरीके का माफिया है वो दूसरे तरीके ज़्यादा बेहतर तरीके से खोज लेगा? देखिए, अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें, जैसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की बात करें, तो मेरा, अगर मैं लीगल एस्पेक्ट की तरफ जाके कहूँ, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जनसंख्या है ऐसे लोगों की है जो या तो बहुत गरीब है, और ऐसे मामलों में लोग क्या करते हैं, ऐसे मामलों में लोग पैसा अपने पास नहीं रखते, ऐसे मामलों में लोग पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक तरीके से अगर हम कह रहे हैं कि भाई कोई किसी तरीके का बंदिश उसके ऊपर या किसी तरीके का प्रेशर लोगों के ऊपर पड़ेगा, मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन कानूनी सजा की अगर हम बात करें, अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो और इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरे मामले को तेजी से इसको सॉल्व किया जाए, जिस तरीके से हम आज पेपर लीक की बात कर रहे हैं, जब सजा हो इसी तरीके से हम उसकी सजा की भी बात करें जब सजा हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर जाएगा, और ऐसे लोग जो ये काम करते हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इफेक्ट। विनीत जी, सरकार ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक कमेटी का भी गठन किया है जो ट्रांसपेरेंसी को तय करेगी, जो ये तय करेगी कि इस तरीके से एक 24 लाख कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता, ये एक बड़ा आंकड़ा है जो एस्पिरेंट्स होते हैं पूरे देश में होते हैं। और अभी भी जितने छात्रों से हम बात करते हैं उनका कहना है कि पेपर तो वो दे लेंगे, लेकिन उन्हें अब यकीन नहीं होगा कि जो रिजल्ट आ रहा है वो फेयर और फ्री है, वो क्लियर है। लेकिन जो समिति बनाई गई है जिसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं, इसके अलावा बीजे राव, प्रोफेसर राममूर्ति के, ऐसे 7 सदस्य हैं इसमें। आपको लगता है ये कमेटी जो अपनी रिपोर्ट 2 महीने में देगी, वो रिपोर्ट सफिशिएंट होगी फ्यूचर में ऐसे एग्जाम की सैंक्टिटी बनाए रखने, बरकरार रखने में? कई बार इम्प्लीमेंटेशन ना होना भी सारी चीज़ों को जीरो पर ले आता है। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि हमारे देश में कमेटियां बहुत बनती हैं, बहुत रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन उनको लागू कैसे किया जा रहा है ये बहुत जरूरी होता है। सभी बहुत अच्छे लोग और बहुत एक्सपीरियंस लोग उस कमेटी में रखे गए हैं, जिनका शायद, अगर मैं कहूं कि बच्चों को भी ये विश्वास है कि ये लोग ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जो किसी तरीके का अन्याय नहीं होने देंगे, और कोई जो गलत चीज है उसके ऊपर जरूर अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे। लेकिन उस चीज को या उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने की जब बात आती है, तो कहीं ना कहीं वही लोग इन्वॉल्व होंगे जो लोग एनटीए के करता धरता है, या जो लोग सरकार के बैठे, जो लोग ये कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं। तो ऐसे लोगों के ऊपर किस तरीके का विश्वास आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल तभी जाएगा जब कमेटी की रिपोर्ट आए और वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट, उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल नज़र रहेगी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और इस बात की संभावना सभी रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलतियों को पकड़ने के बाद शायद बख्शेगा तो किसी को नहीं। बहुत शुक्रिया विनीत जिंदल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।